तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 8th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माइक्रो। वीडियो में हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम आपके सामने ये सेकंड चैप्टर लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो आज के समय में जैसे हम अभी लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो उसका भी रीजन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो है वायरस। तो हम इस प्रकार के कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रियल में होते क्या चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन के बेस पे हम बात करें तो हमारी डेफिनेशन क्या रहेगी? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर टू स्मॉल, यानी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, टू बी सीन बाय नेक्ड। नेक्ड का मतलब नंगी आंखों से, यानी नॉर्मली हम आंखों से जिनको नहीं देख सकते, जो कि साइज के अंदर क्या होते हैं, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए जब पहला जो माइक्रोस्कोप बना था, जैसे रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उसके बाद में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना था वो बनाया था एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोफ ने। ठीक है, उसके बाद में हमें इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी मिलती गई कि क्या होता है और रियल में इनकी शेप किस प्रकार की होती है। ठीक है, और उन्हीं की बेसिस पे हमें पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें कौन कौन से हैं। फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है जो इन्हीं की कैटेगरी से मिलते जुलते होंगे या इनकी बॉन्डिंग से होंगे। ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप्स में कई ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बैक्टीरिया रियल में क्या चीज है। तो बैक्टीरिया क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप का मेंबर है, और जो बैक्टीरिया है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अपनी शेप के आधार पर हम बात करें तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो है रोड सेप। रोड सेप यानी जिनकी शेप कैसी होती है, और रोड के आकार यानी छड़ के आकार की संरचना होती है, इस प्रकार के, जैसे इस टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम बोलेंगे कौन सा? रोड सेप बैक्टीरिया बोलेंगे। और इन्हीं बैक्टीरिया का एग्जांपल हम लेते हैं, इनको वैसे बोला जाता है बेसिलस। इस प्रकार के बैक्टीरिया का जो नेम होगा, जो रोड सेप के अंदर बैक्टीरिया होंगे उनको बोला जाएगा बेसिलस। जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार की जो रोड सेप के अंदर अदर जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम पहले जो वर्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा इनके साथ? बेसिलस लगेगा, क्योंकि इनकी शेप के आधार पर ये नाम दिया गया है। उसके अलावा सेकंड है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप जो कि कैसे होते हैं? राउंड शेप के, इस शेप के स्फीयर, गोले के आकार की संरचना बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं कोकी। इनको क्या बोला जाता है? कोकी बोला जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, यानी इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे उनका जो वर्ड लगेगा साथ में वो कोकी वर्ड लगेगा, कोकी वर्ड से मिलते जुलते होंगे ये, तो उनको हम क्या कौन सी शेप वाले बोल देंगे? और ये स्फेरिकल शेप के होंगे। इसमें थर्ड टाइप का जो बैक्टीरिया है उसका नाम बोलते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है, यानी स्पाइरल सर्पिलाकार आकृति के, इस प्रकार स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया होगा उनका नाम होगा स्पाइरिला। स्पाइरिला। रोडेंट के अंदर जो रोडेंट जैसे कि चूहा हो गया, मंकी हो गया, उनके काटने से, ठीक है, जो बीमारियां हो जाती है उनके अंदर जो बैक्टीरिया मेनली होता है वो कौन से होते हैं? स्पाइरल सेप बैक्टीरिया होते हैं, यानी स्पाइरिला होता है। ठीक है, तो ये देख। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना है कि जो रोड सेप बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया और भी आता है
जिसको शेप जो होती है वो कर्व शेप होती है, कर्व इस प्रकार की शेप होती है, कर्व शेप। कर्व शेप वाले जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं विब्रियो, इसका नाम है विब्रियो, जिनकी शेप कैसी होगी, कर्व शेप होगी। कर्व शेप बैक्टीरिया है वो एग्जांपल है विब्रियो। जैसे कि हैजे का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा जिसकी वजह से हैजा होता है उसकी शेप किस प्रकार की होती है, स्पाइरल शेप होती है, स्पाइरल का कर्व शेप होती है। ये कर्व शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल है, कर्व शेप, कर्व शेप, ठीक है। तो ये तो बैक्टीरिया के टाइप्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे कि बैक्टीरिया के क्या-क्या टाइप्स हैं। और ये जो बैक्टीरिया ये ज्यादातर बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट यानी कि जो मेजबान जिसकी बॉडी के अंदर ये रहता है, जब तक किसी होस्ट की बॉडी से ये बाहर रहता है तब तो ये रहता है एलाइव फॉर्म के अंदर, यानी कि निर्जीव अवस्था के अंदर पाया जाता है, मृत अवस्था के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही इसको कोई होस्ट मिल जाता है तो ये आ जाता है लाइव फॉर्म के अंदर, यानी जीवित अवस्था में आ जाता है। यानी कि जब बॉडी से बाहर रहता है तब तो ये मृत अवस्था में रहता है, और जैसे ये बॉडी के अंदर आता है किसी ऑर्गेनिजम्स की या किसी एनिमल्स की, किसी प्लांट्स की, किसी ह्यूमंस की, तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये लाइव फॉर्म के अंदर आ जाता है, यानी जीवित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, ये लाइव और एलाइव के बीच की कनेक्टिव यूनिट माना जाता है इसको। ठीक है, यानी कि योजक कड़ी है ये उनके बीच की। ठीक है, लाइव और एलाइव यानी दोनों ही फॉर्म के अंदर मिलेगा आपको ये वायरस। और ये वायरस है ये 3 टाइप्स के, यहाँ पर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया की बात की, इसमें भी एक होते हैं प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाने वाले वायरस होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेज, बैक्टीरियोफेजेज। 3 टाइप्स के वायरस जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो ज्यादातर बीमारियां पैदा करते हैं, फैलाते हैं, वो प्लांट वायरस हो गए। एनिमल्स के अंदर जो बीमारियां फैलाते हैं वो एनिमल्स वायरस हो गए। और जो बैक्टीरिया के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर अपना डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ अपना डीएनए उसको साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेज, यानी बैक्टीरिया के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने वाले। तो ये 3 टाइप्स के वायरस हो गया। तो वायरस बहुत ही खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन सभी के अंदर। ठीक है, क्यों, इसका ये रीजन है क्योंकि ये अपनी शेप, जैसे मैंने यहाँ पर शेप बताई, बैक्टीरिया की शेप फिक्स रहेगी, यानी कि जैसे बैसिलस है उसकी शेप हमें कैसे मिलेगी, रोड शेप की होगी। ठीक है, स्पाइरुला है उसकी शेप हमें कैसे मिलेगी, स्पाइरल शेप की मिलेगी। बट इसके अंदर क्या होगा, ये अपनी शेप कभी भी फिक्स नहीं रखता, अपनी शेप को चेंज करता रहता है, यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी शो करता है, यानी एक से ज्यादा रूप, जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं बहरूपिया। एक तरह से क्या होता है, बहरूपिया होता है, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अभी भी हम जैसे बात चल रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसका हम ट्रीटमेंट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे इतनी जल्दी, क्योंकि इसकी शेप कभी फिक्स नहीं होती, वायरस भी शेप चेंज करता रहता है, इसलिए इसकी वैक्सीन तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और अपने मेडिकल साइंस के अंदर बात करूं मैं, तो मेडिकल साइंस के अंदर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तो बहुत सारी एंटीबायोटिक मिल जाएंगे हमें, परंतु वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल बहुत ही कम बने हुए हैं। और वो इसी वजह से है क्योंकि वायरस है वो अपनी शेप है उसको फिक्स नहीं रख पाता यानी रखता है, यानी चेंज करता रहता है अपनी शेप को। और हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं वो किसी चीज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके आगे से कभी वो उस टाइप के बैक्टीरिया या वायरस या कोई इनेविज अटैक करते हैं, मैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनेविज नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई इनेविज हमारी बॉडी के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बनने वाली एंटीबॉडी है वो क्या करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है और उनको मार देती है। बट वो कैसे मारेगी, क्योंकि उनको पहले पता होगा नहीं कि इनको किस प्रकार से लड़ा जाए, ये इस प्रकार के कोई ऑर्गेनिज्म आएंगे या इस प्रकार के इनेमी आएंगे कोई। बट अगर इनेमी अपना रूप चेंज करके आए तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उनसे लड़ नहीं पाते, इसलिए हम जल्दी से क्या हो जाते हैं, वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे जुकाम है, जुकाम हर किसी को कभी न कभी हो ही जाता है और उसका रीजन यही है। नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पर फंगी, यहाँ बात करेंगे वायरस के आगे,
वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या होती है प्रोसेस, उसके बारे में बात करें। फंगी, फंगी क्या है? फंगी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की श्रेणी के अंदर है। फंगी जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं गुफन, ठीक है। जैसे कई बार डबल रोटी वगैरह है, या रोटी है जो टिफिन के अंदर काफी टाइम तक बंद रही, 1 या 2 दिन तक, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की या ब्राउन कलर की कुछ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंगी है। कुछ फंगी है जिनका खाने के रूप में भी यूज किया जाता है, और कुछ फंगी ऐसी भी होती है जो ह्यूमन के अंदर क्या है, बीमारियां फैलाती है, ठीक है। जैसे मशरूम का हम यूज करते हैं, मशरूम हम यूज करते हैं किसके लिए, खाने के रूप में इसका यूज किया जाता है मशरूम का, जिसको हम कुम्भी बोलते हैं। कुम्भी का यूज कहाँ किया जाता है, खाने के रूप में यूज किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सी ये फंगी है जो क्या करती है, बीमारियां फैलाती हैं। ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर खुजली हो गया, रिंगवर्म यानी दाग हो गया, ये किसकी वजह से होते हैं, ये फंगी की वजह से होते हैं, ठीक है। और फंगी का यूज कई प्रकार की जो मेडिसिन है वो बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? ये भी एक प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, ज्यादातर बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया। अब मलेरिया आप सभी को पता है कि किसकी वजह से होता है, हम कहते हैं कि ये तो होता है फीमेल एनाफिलीज की वजह से, फीमेल एनाफिलीज की वजह से, एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से, मॉस्किटो की वजह से। बट ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये तो है इसका एजेंट है ये। बट इसका मेन यानी कंपनी कौन सी है? जैसे हम बीमा कंपनी वालों की बात करूं मैं, जब बीमा करते हैं हम, तो बीमा कंपनी वाली कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके एजेंट होते हैं जिनका काम होता है पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करना, पॉलिसी देना लोगों को। तो इनका काम है, ये जो फीमेल एनाफिलीज का काम है पॉलिसी को बांटना, ठीक है। और कंपनी कौन सी है? तो ये तो अगे एजेंट, और इनकी कंपनी हो गई, कंपनी मतलब प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ। और जिसका काम, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो गया, और इसको ले जाने का काम करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और क्या फैला रहे हैं ये? मलेरिया फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ होता है। इसी प्रकार से एक और प्रोटोजोआ का मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज हो जाती है जो नींद न आने की बीमारी बोलते हैं जिसको, और ऐसे व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। और ज्यादातर ये बीमारी पाई जाती है अफ्रीकी लोगों के अंदर। अफ्रीकी कंट्री के जो पीपल हैं उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ से संबंधित अगर एग्जांपल भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमीबा हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं। अमीबा ये भी इसी कैटेगरी का है, प्रोटोजोआ का है। और अमीबा की वजह से क्या हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, लूज मोशन लग जाते हैं, पेचिस बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादातर ऐसे प्रोटोजोआ है जो बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद की बात करूं मैं एल्गी, यानी कि काई, जिसको एल्गी को क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी वगैरह कहीं ठहरा हुआ है और उस पानी के अंदर ग्रीन कलर की एक आपने पपड़ी सी आ रही हुई देखी होगी, एक लेयर सी आ जाती है ग्रीन कलर की, वो काई है। या धान के खेत के अंदर, यानी जो पेटी यानी धान लगाते हैं, हमें जैसे धान का सीजन आने वाला है, आने वाला क्या आ चुका है धान का सीजन, और इस सीजन के अंदर हम धान लगाते हैं, तो अगर लगातार पानी लगाया जाता है, खेत के अंदर रखा जाता है, तो उस दौरान धान की जो खेत की जो सोइल है उसकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, जो फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और अगर इस प्रकार की लेयर आती है तो धान की फसल के लिए जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करती है वो, ठीक है, तो धान के लिए जरूरी भी है वो चीज। तो एल्गी है, ये अलग अलग टाइप की है, जैसे ग्रीन, ब्राउन,
रेड, ये एल्गी के एग्जाम्पल, ठीक है। ये ज़्यादातर हेल्प करती है किसके अंदर, ये फसलों के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति में हेल्प करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ब्राउन एल्गी होगी, रेड होगी, ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पर कंटिन्यू वाटर फॉल होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एक्वेटिक होती है, ठीक है। तो ये थे 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स। आपको समझ में आएगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर जो मैं अभी आपके वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे उस दौरान दूंगा, तो उसके ऊपर आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका उस दौरान ही आपको उसका सॉल्यूशन दें, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, उनके रहने की जगह क्या है, कौन सी जगह के अंदर वो पाए जाते हैं, वो देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। हम जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जो हमारे जिस दौरान हम ब्रेथिंग करते हैं उस दौरान हमारे जो नाक के अंदर हेयर्स है उनके द्वारा कई बार रोक लिया जाता है, ठीक है। और गर्म जो हमारी सांसें होती हैं उनके द्वारा भी कई बार जो ऑर्गेनिज्म वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। या फूड पाइप के अंदर हमारे जो सीलिया पाई जाती हैं उनके द्वारा रोकने का काम होता है। हमारे स्टमक के अंदर HCl वगैरह है वो उनको मार देता है, भोजन के साथ चले जाते हैं। तो इट मीन्स बैक्टीरिया हर जगह है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, कोल्ड क्लाइमेट में आपको ये मिलेंगे, यानी हम ये नहीं सकते कि ठंडे क्षेत्रों के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठंडी जगह के अंदर भी क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। आइस के अंदर ये मिलेंगे, यानी जहां पर कंटिन्यू आइस फॉल होती है, ठीक है, बर्फ गिरती रहती है, ठीक है, उन क्षेत्रों के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म जो झरने होते हैं वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर मिलेंगे, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी मिलेंगे। वो सी बीमारियां फैलाते भी हैं, उनके लिए हेल्पफुल वाले भी हो सकते हैं। रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ह्यूमंस बॉडी के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जैसे हमारी फूड पाइप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। जैसे जो एनिमल्स है उनकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो उनके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ग्राजिंग जो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डार्क वेल गहरे कुओं के अंदर, गहरे जो कुएं हैं, ठीक है, अंधेरे वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मार्सी लैंड दलदली क्षेत्र, जो एरिया ज्यादातर दलदल वाला भाग है जहां पर मेथेन गैस निकलती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया क्या करते हैं जो मेथेन गैस है उसको बनाने का काम करते हैं मार्सी लैंड के अंदर। तो वो सभी एरिया के अंदर क्या मिलेगा आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इट मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिव इन एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। हर प्रकार के वातावरण के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है या हमारे लिए किस प्रकार, हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। हमने ये तो देखा है कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, एनिमल्स प्लांट्स वगैरह के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, परंतु ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं वो हम देखते हैं। तो नंबर हम एक बात करते हैं कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज के ऊपर हम बात करें, व्यावसायिक स्तर पर का क्या यूज है, तो हमने देखा है कि जो अल्कोहल है, वाइन, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। उसके अलावा कमर्शियल यूज के अंदर हम बात करें, कर्ड तैयार की जाती है इसकी, केक बनाने में इसका यूज होता है, ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है, बेकरी के अंदर, ठीक है। ये इसका कमर्शियल यूज है, यानी बड़े लेवल पे व्यावसायिक स्तर पर इसका यूज किया जाता है। और कर्ड वगैरह यानी दही वगैरह बनाने के अंदर हम घरों में भी इसका यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसका यूज किया जाता है।
तो ये तो थे इसके कॉमर्शियल यूज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिनल यूज, यानी कि कई जो बीमारियां हैं उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, वो भी तैयार किए जाते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। और जो मेडिसिनल यूज के ऊपर जो यूज किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, बैक्टीरिया और फंगी का यूज किया जाता है, ठीक है। इनका ज़्यादातर एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन तैयार किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक तैयार हुआ था, तो नाम ध्यान रखना है, पेनिसिलिन इंजेक्शन बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है। जो एंटीबायोटिक के लिए यूज किया गया था वो किससे तैयार हुआ था, फंगस से तैयार हुआ था। पेनिसिलिन नामक फंगस से तैयार किया था, पेनिसिलिन इंजेक्शन तैयार किया था। उसके अलावा कई प्रकार के कैप्सूल और टैबलेट्स और इंजेक्शन बनाए गए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है, और इनका एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के ऊपर ही इनका यूज किया जाता है। ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं कि हमें कोई दिक्कत हो गई है तो हम एंटीबायोटिक यूज कर लें, ऐसा नहीं है। कि हमें स्पेसिफाइड डॉक्टर की अगर वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि इसका यूज किया जाए तभी इसका यूज करना है। अगर बिना प्रिस्क्राइब की हम वैसे यूज कर लेते हैं तो आगे से हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया उस टाइप का आता है तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो मेडिसिनल यूज है तो इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स है वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है उसको बढ़ाने के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन योगदान रहता है। जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये हमने बात की थी, जो कि ज्यादातर पानी वाले बागों के अंदर होता है, जैसे धान के खेत के अंदर है। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है फसल के अंदर और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। किस प्रकार से, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट के अंदर। क्योंकि प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रोजन के रूप में यूज नहीं कर सकते, वो एक इसके वीक फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उसकी जड़ों के अंदर ये पाया जाता है और वो नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट्स है उसको इजीली क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लीनिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट यूजेस कह सकता हूं मैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या है, क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होते तो हर जगह हमें गार्बेज के क्या मिलते हैं, हीप ऑफ गार्बेज मिलते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े हमें कचरे के ढेर मिलते हैं। हर जगह क्या होती, बदबू फैले रहती है, ठीक है। परंतु ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस कचरे को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने वेजिटेबल स्पिल वगैरह है, वेजिटेबल स्पिल्स, फ्रूट स्पिल्स, वेस्टेज ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, ठीक है। ये इस तरह का जो कचरा होता है उस वेस्टेज को ये कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस फॉर्म के अंदर और हमें उसे मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका हम इजीली क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं और इस प्रकार से एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजेस थे। उसके अलावा भी और यूजेस रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे जो नील होती है जिसको कपड़ों में यूज करते हैं,
उस नील को जो ब्लू कलर दिया जाता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से दिया जाता है। उसी प्रकार जो तंबाकू है और उस तंबाकू के अंदर जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर भी किसकी वजह से मिलता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही मिलता है। तो ये थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस। उसी के साथ हम चलते हैं आगे कि वैक्सीनेशन क्या है। मैं पहले बात कर रहा था उस दौरान कि मैंने कहा था कि जो वायरस से बीमारियां होती है, उस दौरान मैं कह रहा था कि वायरस के लिए एंटीवायरल है वो कम बने हैं, परंतु एंटीबायोटिक है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बने हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अपनी शेप चेंज नहीं करता है। तो वैक्सीनेशन क्या है कि वैक्सीनेशन एक बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने अपने लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या है वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर। उस दौरान क्या होता है, 0 से लेकर के 5 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में भी लगभग 12 इयर्स तक की एज तक इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनको 0 से 5 इयर्स का जो गैप होता है उस दौरान इनका जो इंजेक्शन की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, कई इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं, अब देखो सोचने वाली बात है कि बच्चा बीमार नहीं है उस दौरान, इन 0 से 5 इयर्स की एज के अंदर ऐसा बच्चा जो हेल्दी है, कोई भी उसको बीमारी नहीं है, फिर भी उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर इस प्रकार की बीमारी उसकी बॉडी के अंदर आते हैं या ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर अटैक करते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी वो उसको किस प्रकार से खत्म करेगी, उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे किसी सोल्जर को, किसी सैनिक को बॉर्डर पर जाने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले उसको ट्रेन किया जाता है कि हाँ कि इस प्रकार के अटैक होंगे तो आपको किस प्रकार से बचना है, ठीक है। इस प्रकार के अगर ब्लास्ट होते हैं तो आप अपने आप को किस प्रकार से रेस्क्यू कर सकते हो, उसको ट्रेन किया जाता है उसके, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी जो एंटीबॉडी है उनको ट्रेन किया जाता है कि इन फ्यूचर आपकी बॉडी के अंदर कोई बाहर का एनिमी आता है या बाहर के कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह इंटर करते हैं तो आप उनको किस प्रकार आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करोगे। तो इसके प्रोग्राम के अंदर कई इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा पोलियो का, तो आपने सुना ही है, पोलियो प्रोग्राम लंबे समय तक चला इंडिया के अंदर, ठीक है। अब पोलियो को लगभग दिया जाता है और वो होता है BCG। BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है, BCG का इंजेक्शन। उसके अलावा DPT का, डिप्थीरिया परटूसिव टिटनेस, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस B ये भी सम्मिलित हो चुका है इसके अंदर, पीलिया का इंजेक्शन है। उसके अलावा मीजल्स, रूबेला अभी कुछ दिन पहले लगे थे, गवर्नमेंट ने स्कूलों में लगाए थे रूबेला के या मीजल्स के इंजेक्शन, उसको ओरी और आखिरी का बोलते हैं, उसके इंजेक्शन लगाए थे। उसके अलावा इस प्रकार के कई इंजेक्शन दिए जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके ये प्रोग्राम देती है, इनको बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो रियल में क्या है वैक्सीनेशन? द प्रोसेस इन व्हिच डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंजेक्टेड, जिसके अंदर क्या किया जाता है, या तो डेड फॉर्म के अंदर या बहुत ज्यादा वीक फॉर्म के अंदर इन बीमारियों के, जैसे मैंने नाम दिया BCG, जैसे TB का हो गया, डिप्थीरिया का हो गया, हेपेटाइटिस B का हो गया, मीजल्स वगैरह, इन्हीं के बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। बॉडी को इंजेक्ट किया जाता है और वो भी कौन सी फॉर्म के अंदर? वीक फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा या डेड फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। और जैसे ही हमारे शरीर में जाएंगे तो उसको लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे और वो एंटीबॉडी उनको इजीली क्या कर देगी? मार देंगे। अब तो पहली बार तो वीक फॉर्म के अंदर दिया है ताकि उनको पहचान सके और उनको मार सके, मारने का तरीका पता चल गया उनको। इन फ्यूचर अगर वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर भी आता है तो भी हमारे एंटीबॉडी उनको मारने में क्या हो जाते हैं? कैपेबल हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। और वैक्सीन रियल में क्या है? माइक्रोब्स का एक वीक फॉर्म होती है जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं।